नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी साइंस की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने भोजन के अवयव तक पूरी पढ़ाई कर ली थी और उससे पहले की जो क्लासेस हमारी पढ़ी हुई है साइंस की, जिसमें हमने स्ट्रेटजी की बात की, परीक्षा में कौन से प्रश्न आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं, प्री में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट, ना एकदम जबरदस्त विश्लेषण किया था। तो जिन्होंने शुरुआत के 2-3 वीडियोस नहीं देखी वो फटाफट जा करके देख लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ नंबर वाइज पड़ी हुई है, क्लास 1 से लेकर के जितनी भी क्लास शूट हुई हैं वो सब आपको नंबर वाइज मिल जाएंगे। तो प्लीज़ एक तरफ से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। जिनको साइंस का यस और टेक्नोलॉजी का टी तक भी नहीं पता है ना, उनको भी सब कुछ पता चल जाएगा और वो बड़े से बड़े एग्जाम से लेकर के छोटे से छोटे एग्जाम तक सब में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बस ज्वाइन कर लीजिए, उनकी यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और पूरी की पूरी तैयारी आपकी फ्री करवाई जाएगी, यानी कि कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जुड़ जाइए चैनल के साथ में। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पोषण के प्रकार, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ाया वहाँ से आप जाकर के पढ़ेंगे तो कनेक्शन एक फील होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्लास का नंबर दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही इस क्लास को देख रहे हैं इसको देख लीजिए, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास नंबर 1 से लेकर के इससे पहले जितने भी क्लासेस हैं सब देख लीजिए। इस क्लास में बात करेंगे पोषण के प्रकार पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। स्वपोषी मतलब जो स्वयं के द्वारा पोषित हो और परपोषी मतलब जो दूसरे पर आधारित हो, ठीक है। तो स्वपोषी जो अपना स्वयं पोषण कर लेता हो। अब थोड़ा सा इसका जो है परिभाषा देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अभी आगे उस पर हम थोड़ी सी और बात करेंगे। तो सामान्य सा मतलब स्वपोषी का क्या है कि जो जीव स्वयं अपना भोजन बना ले वो स्वपोषी होगा, ठीक है। और दूसरा है आपका परपोषी। अब पहले देखते हैं स्वपोषी के 2 प्रकार है वो क्या है। पहला प्रकार है आपका प्रकाश स्वपोषी और दूसरा है रसायन स्वपोषी। पहला है प्रकाश स्वपोषी और दूसरा है रसायन स्वपोषी। तो ये देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, प्रकाश स्वपोषी का मतलब क्या है या रसायन स्वपोषी का मतलब क्या है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रकाश स्वपोषी पहले आप देखते हैं, जो है देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे पादप है या नीलहरित शैवाल है, ये किससे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश से बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कुतर्क कर सकते हैं कि ये भी किसी दूसरे पर निर्भर है, जैसे प्रकाश पर ही निर्भर है, नहीं किसी और पर निर्भर, प्रकाश पर निर्भर है, तो ये स्वपोषी कैसे हो गए? तो देखिए इस कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता है। स्वपोषी उनको कहा जाता है जो अपना भोजन प्रकाश से बनाते हैं, उनको भी स्वपोषी कहा जाता है। हाँ, उस पादप का इस्तेमाल जो जीव करेगा वो स्वपोषी नहीं होगा, वो परपोषी होगा, ठीक है। दूसरा है रसायन स्वपोषी। तो रसायन स्वपोषी क्या है? ऐसे जीव प्राकृतिक रसायनों के विघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक रसायन है उनके विघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे सल्फर जीवाणु, आयरन जीवाणु वाले। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्राकृतिक रसायनों के विघटन से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? रासायनिक स्वपोषी है। अब इनका उपयोग अगर कोई करता है तो वो क्या होगा? परपोषी होगा, ठीक है। तो स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक प्रकाश स्वपोषी, दूसरा रसायन स्वपोषी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि परिपोषी। अब परिपोषी में आपको कई प्रकार मिलेंगे, ठीक है। परिपोषी में क्या है? आपको कई प्रकार मिलेंगे। जो पहला प्रकार है वो है प्राणिशम। क्या है? प्राणिशम। तो पहले प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले इस वर्ग के जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों को शरीर में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये वैसे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ को शरीर में ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर ही इनका पाचन किया जाता है तथा अपचित पदार्थ का त्याग कर दिया जाता है। आप कहेंगे सारी क्रियाकलाप तो हमारे साथ होती है, बिल्कुल आपके साथ होती है। लगभग सभी जंतुओं में यही क्रिया होती है कि वो शरीर में जो है भोजन खाते हैं, उसी में पचाते हैं, और जो अपचित होता है यानी कि जो पाचन से अलावा होता है, यानी कि बच जाता है, उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्रिया लगभग सभी जंतुओं के साथ होती है। जैसे आपका अमीबा है, मानव है, ये
इत्यादि इत्यादि जितने भी जंतु हैं उनमें से लगभग में यही क्रियाकलाप होता है। ठीक है। दूसरा है मृतोपजीवी। ठीक है, क्या है? मृतोपजीवी। तो ये क्या है? ये जीव मृत तथा सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर सादा लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाते हैं। ये जीव मृत एवं सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप देखते हैं कोई चीज, जैसे आप पहले अगर बाघ आपने देखा है, गांव में कभी गए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पड़े पड़े से सड़ती हैं पहले, उसके बाद में उसके ऊपर फफूंद बन जाती है, फंगी बन जाती है। तो वो जो क्रिया है ना, वो अपघटन है। तो होता क्या है, जैसे अब जो मृत जीव है, मृत जीवों को अगर जो है जमीन के अंदर दफनाया जाए तो आप उसको देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया और उसको किसी ने दफनाया नहीं, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद उसके शरीर पे एक लेयर आपको सफेद दिखेगा और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म कहाँ हुआ? उसको फंगी ने खत्म कर दिया अपना भोजन बना करके। ठीक है। तो जो अपघटक होते हैं वो क्या है? वो सड़े गले चीजों को एवं मृत चीजों को क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और उनको परिवर्तित कर देते हैं। और ये कौन होते हैं? ये फंगी होते हैं, कवक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आगे आप देखेंगे, स्लाइड को थोड़ा ऊपर करता हूं, परजीवी। ठीक है, परजीवी। तो परजीवी क्या होते हैं? ये स्लाइड एक सेकंड ऊपर है, शायद आपको दिख रहा हो। ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो परजीवी जो है ये जो है दो जीवों के मध्य का एक परस्पर संबंध होता है। जो परजीवी का संबंध है वो दो जीवों के मध्य का संबंध है। कैसे? जैसे आप हैं और कोरोना वायरस है। ठीक है। तो आप भी जीव हैं और वायरस जो है जीवित और मृत अवस्था के बीच में पैदा था, तो कहीं ना कहीं वो भी जीवित है। तो जब इन दोनों का आपस में कोई संबंध होता है तो कहते हैं परजीवी। होता क्या है कि इसमें एक जीव का नुकसान होता है और दूसरे का फायदा होता है। जैसे अगर वायरस आपके भीतर गया तो आपका वो फायदा नहीं करेगा, आपका क्या करेगा? नुकसान करेगा, लेकिन स्वयं का फायदा करेगा। वो अपने आप को डेवलप करेगा। एक वायरस से दो वायरस होंगे, दो से तीन होंगे, तीन से चार होंगे, तीन से चार से छः होंगे, 10 होंगे। यानी कि वो अपना डेवलपमेंट कर रहा होगा, लेकिन वो आपके लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो परजीवी क्या है? ये दो जीवों के बीच का परस्पर संबंध है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक का नुकसान होता है और दूसरे में क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है। दूसरे को फायदा होता है। जैसे आपका विषाणु हुए या कीट पतंगे हैं, तो ये सब परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं सहजीवी। सहजीवी क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। यह भी दो जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध होते हैं। ठीक है। सहजीवी भी एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध में होते हैं। ठीक है। जिसमें दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है। इसमें दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है। जैसे लाइकेन, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। तो लाइकेन है, माइकोराइजा है या ई कोलाई है, तो ये क्या है? ये सहजीवी हैं और ये फायदा करते हैं। जैसे लाइकेन, लाइकेन बड़ी जबरदस्त चीज है। जहां पर पॉल्यूशन बढ़ता है ना, वो लाइकेन उसका एक संकेत देता है, क्योंकि लाइकेन कम होने लगते हैं। पॉल्यूशन बढ़ने से लाइकेन की संख्या कम होती है, तो एक तरीके से सहायक के रूप में काम करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा माइकोराइजा मिट्टी के लिए जो है उपयोगी होता है और ई कोलाई विटामिन के के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार जो सहजीवी होते हैं, जो सहजीवी हैं वो क्या है? परस्पर संबंध है और वो दोनों जीवों के लिए लाभकारी होते हैं। और परजीवी क्या है? ये भी परस्पर संबंध होते हैं दो जीवों के मध्य, लेकिन ये क्या है? एक के लिए फायदेमंद है और दूसरे के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार आपने देखा परिपोषी और स्वपोषी, जो कि पोषण के दो प्रकार हैं। एक बार फिर से मैं आपको वही रिपीट कर रहा हूँ कि स्वपोषी क्या है? जो स्वयं के द्वारा खुद को पोषित कर ले, यानी कि अपनी ऊर्जा को, अपने भोजन को खुद ही संश्लेषित कर ले, वो स्वपोषी है। और जो दूसरे पर निर्भर हो वो परिपोषी होता है। तो बताइए इंसान क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इंसान क्या होगा। इसके अलावा दूसरा बताइए कि पीपल का पेड़ क्या होगा। ऐसे सवाल आते हैं छोटे मोटे एग्जाम में। ठीक है, कि वो क्या होगा, तो आप उसको बहुत ही सिंपली कर पाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को पढ़ेंगे, यानी
यानी कि तथ्य और बोध दोनों मिलेगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो या किसी स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन हो या किसी वनडे एग्जाम का क्वेश्चन हो, सब आप हल कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप केवल फैक्ट पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट छूट जाता है, और कई लोग कॉन्सेप्ट के बड़े दीवाने होते हैं और उनको फैक्ट ही नहीं आता है। जैसे आप बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो, मान लीजिए बायोलॉजी में बहुत आपको आता है, सारे थ्योरीज आप समझ पाते हैं, लेकिन आपको फैक्ट ना पता, तो यूपीएससी फैक्ट भी चेक करती है। वो 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट हमेशा फैक्ट का ही देती है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जो है विटामिन की खोज किसने किया, अब आप विटामिन के बारे में बहुत शोध किए हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि विटामिन की खोज किसने किया तो आपका ज्ञान बेकार है। क्योंकि हो सकता है कि एक लाइन में वो 3 स्टेटमेंट लिखे, बाकी 2 आप जानते हो, तीसरा नहीं जानते तो गलत करके चले आएंगे। इसलिए तथ्य के अभाव में भी पढ़ाई आपकी पूरी नहीं होती है। जरूरी ये है कि कॉन्सेप्ट के साथ तथ्य को भी तैयार किया जाए। हाँ, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तथ्य पर आपको थोड़ा कम और कॉन्सेप्ट पर झुकाव ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारी पढ़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा ऐसे पढ़ाई में, ठीक है। अब ये क्रम लगातार जारी रहेगा, इसी के आगे अगली क्लास जो होगी आपको मिलेगी, और पहले हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इंस्टेंटली टेक पर चले जाएंगे, यानी कि प्रौद्योगिकी पर चले जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हम बायोलॉजी समाप्त करेंगे उसके बाद में हम टेक को पढ़ना शुरू करेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है पहले उसको करें। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार है तो उसका आप होम्योपैथिक इलाज नहीं कराते हैं ना, एलोपैथिक इलाज कराते हैं, सीधे वो दवा देते हैं जो तुरंत से फायदा करे, उसके बाद में धीरे धीरे आप होम्योपैथिक इलाज भी करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार जरूरी जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले जान लें, पढ़ लें। हाँ, ये है कि जिसकी भूमिका की जरूरत है, जैसे मान लीजिए स्टैटिक सब्जेक्ट में भूमिका की जरूरत है, तो वहाँ पर तो आपको चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे जब आप सैटेलाइट पढ़ रहे हैं तो बिना पलायन वेग को समझे आप सैटेलाइट नहीं समझ पाएंगे कि सैटेलाइट कैसे ऊपर जाता है, कैसे जाकर के फिट हो जाता है, तो पलायन वेग आपको जानना चाहिए। अब पलायन वेग क्या है, फिजिक्स का एक स्टैटिक टॉपिक है। तो ऐसे केस में प्रौद्योगिकी बिना विज्ञान के आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जरूरी ये है कि जब आप सैटेलाइट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस ले ले पलायन वेग का। अब पलायन वेग को ही पूरा पढ़ाना शुरू कर देंगे इंटरमीडिएट का बुक उठा करके, तो समय की बर्बादी होगी, तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी, जो यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे टॉपिक आते हैं उनको ध्यान में रख के तैयारी करवाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सारी क्लास की नोटिफिकेशन को मिले। बाकी लाइक शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।